हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स और मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खास पुलिस ऑफिसर मिस्टर राजेश पांडे। पुलिस सेवा में बहादुरी के लिए 4 दफा प्रेसिडेंट द्वारा इंडियन पुलिस मेडल से सम्मानित किए जा चुके मिस्टर पांडे 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1986 में वह यूपीपीसीएस के जरिए पुलिस सेवा में शामिल हुए और 3 दशकों से अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी। यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के गठन में अहम रोल अदा करने के साथ ही इन्होंने अयोध्या, वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ में हुए टेररिस्ट अटैक की जांच में भी अहम भूमिका निभाई है। वेरी वेलकम सर। थैंक यू पल्लवी। तो आई विल स्टार्ट विद कि जैसे बहुत दिनों से मैं देख रही थी आपके जो किस्सा गोई के एपिसोड्स हैं जिसमें आप अपने करियर के एक्सपीरियंसेस, क्राइम का जो भी है इन्वेस्टिगेशन, उस तरीके की स्टोरीज जो है आप अपने फेसबुक पेज के जरिए लोगों तक शेयर कर रहे हैं। काफ़ी पॉपुलर भी है वो लोगों के बीच में। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो पूरा किस्सा गोई का सिलसिला है ये शुरू कैसे हुआ? आपके और आपके ऑडियंस की सहूलियत के लिए, जब पहला वाला कोरोना का पीरियड आया था, फेज 1, फर्स्ट कोरोना पीरियड, तो उस समय जो लॉकडाउन था या जो उसका इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत स्ट्रिक्ट था। मैं उस समय डीआईजी रेंज बरेली था। ऑफिस ऑलमोस्ट सील था, सड़कें बिल्कुल बुरी तरह से खाली थी। हॉस्पिटल्स और दवा की दुकानों को छोड़ के कतई कोई दुकान नहीं खुली हुई थी। अगर कोई मरीज भी है तो वो पुलिस के जो 112 की गाड़ियां हैं उससे हॉस्पिटल ले जाया जाता था। डॉक्टर्स भी बहुत डरे हुए थे क्योंकि कोरोना के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं कि साहब कोई आ जाएगा, पास से निकल जाएगा, सांस ले लेगा, छू लेगा तो हमें भी कोरोना हो जाएगा। ऐसे में महीने भर, 1.5 महीने तो हम लोगों ने जो ढेर सारे पुलिस के लिए काम बताए गए थे कि साहब जो लोग पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक पहुंचाना, हॉस्पिटल में प्रॉपर सिक्योरिटी होना कि जो लोग पॉजिटिव हैं वो पब्लिक से मिले नहीं, हॉस्पिटल के बाहर निकल कर भागे नहीं, उनको समझाना। और जो जोन्स बनाए गए थे क्वारंटाइन करने के लिए, वो रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में किसी की एंट्री ना देना, वहां से कोई बाहर ना निकले। पर्पस ये था कि वो ज्यादा एक्सपेंड ना हो, वो ज्यादा फैले नहीं। क्राइम बिल्कुल बंद हो गया, क्रिमिनल सड़क पर आए नहीं। हम लोगों के ऑफिस में जो अपनी परेशानी लेकर आने वाले एप्लीकेंट्स थे, प्रार्थी लोग थे जो एप्लीकेशन लेके आते थे और उनकी बड़ी संख्या थी, वो ऑफिस तक पहुंच नहीं पाते थे। उनके पास भी सिर्फ एक ही साधन था, मोबाइल से बात करने का। तो आदमी कितने दिन घर में पड़ा रहेगा, या जैसे कहते हैं ना, एकदम खाली हो गए, बिना काम के काम हो गया। बिल्कुल जी। एक दिन उनका मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण में सुन रहा था, तो उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, आपदा में अवसर तलाशें। उन्होंने किसी यूट्यूबर का भी जिक्र किया, कोई महिला थी जो शायद किचन से रिलेटेड तमाम चीजों की बात बताती थी, छोटी छोटी वीडियो अपलोड बना के। तो उनका उदाहरण दिया कि देखिए इस आपदा में भी फलाने और अपने यूट्यूब बना के उनकी अर्निंग भी हो रही है और उनको लोग सुन भी रहे हैं। मैं भी परेशान था, टीवी और मोबाइल के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं था, किससे बात करें। लोग अपनों में परेशान थे, जिसको फोन करिए वो बताएगा साहब ये दवा नहीं मिल रही है, ये दवा दिला दीजिए, ये बेड दिला दीजिए, इस तरह की बातें थी। फेसबुक पेज पे मैंने एक छोटा सा वीडियो 3-4 मिनट का अपलोड किया कि भाई आप भी खाली हो, हम भी खाली हैं और परेशान हैं, आखिर क्या करें, समय को कैसे सदुपयोग करें, कब तक चलेगा, यू नेवर नो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ। जिस दिन से मैंने नौकरी ज्वाइन की तब में और अब में क्या फर्क है, पुलिसिंग में क्या फर्क है, सोसाइटी में क्या फर्क है, लॉ में क्या फर्क आ गया, कम्युनिकेशन में क्या फर्क है, इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स में क्या फर्क है। तो जो लोग सुन रहे थे फेसबुक पेज के, वो भी खाली थे, उन्होंने कहा वाह वाह साहब बिल्कुल शुरू करिए, हम भी खाली थे। आई स्टार्टेड विथ पार्ट 1, किस्सा गोई पार्ट 1। मुझे देखिए, मैं टेक्निकल आदमी बिल्कुल नहीं हूँ, बायोलॉजिकल साइंसेस का आदमी हूँ।
जो हमारे यहाँ ऑफिस में लोग आया करते थे, उनसे कहा भाई एक यूट्यूब चैनल बनाओ, तो उसने देख के बताया कि साहब आपका जो जीमेल अकाउंट है उसी से यूट्यूब चैनल, जब मैं यूएन के डेपुटेशन पे था कोसोवो में, तभी बना दिया गया था। ये बहुत पुराना है, लेकिन उसमें कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। पहले दिन नहीं मेरे हुआ पास होगा। कोई स्टैंड नहीं था, मेरे पास कोई माइक नहीं, कुछ एब्सोल्युटली नथिंग। तो मैंने ऐसे दो किताबों के बीच में मोबाइल को फंसा के, ताकि कैमरा उसका ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, सामने बैठ के और मैंने शुरू ना किया हो, हाँ। और अपलोड किया। मुझे ये भी नहीं पता था कि एक बार की रिकॉर्डिंग का जो वॉल्यूम है वो 1 GB 1.5 GB हो जाएगा। तो वो अपलोड नहीं होता था, वो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पहला वाला अपलोड हुआ। मैंने पूछा कि भाई ये क्यों अपलोड नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? तो लोगों ने कहा साहब इसे कंप्रेस करिए। बहुत ढेर सारे उन्होंने बताया कि साहब ऐप्स हैं। साइज कम। किसी ने उसमें पावर डायरेक्टर मेरी मोबाइल में, हमारे ही सिपाहियों में नए लड़के जो बहुत एनर्जेटिक कांस्टेबल्स और सब टेक्नो इंस्पेक्टर्स आए सेवी हैं, है। पढ़े लिखे आए हैं, तो उन्होंने साहब एक पावर डायरेक्टर करके एक ऐप अपलोड कर दिया। उसके थ्रू जब हमने अपलोड करना शुरू किया तो 10 मिनट में अपलोड होने लगा। पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, और जब शुरू के 5-6 एपिसोड हो गए तो इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला कि मेरे भी जिसको मिला। दे मेरा भी सीना एकदम चौड़ा हो गया कि अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है अपने आप को कम्युनिकेट करने का, अपनी बातों को पहुंचाने का। हमारी बात लोगों के समझ में आ रही, लोग कमेंट करना लोगों ने शुरू किया। तो मैंने उसको इस तरह किया कि जी। हैप्सर्ड करेंगे तो लोगों को दिक्कत होगी। मैंने अपनी पहली पोस्टिंग से शुरू किया। मेरी पहली पोस्टिंग थी सोनभद्र में। जब मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकल के सीधे पहुंचा तो उस जमाने में होलडाल चला करते थे। एक बिस्तर बंद हुआ करता था मिलिट्री कलर का, चमड़े के उसमें पट्टे लगे होते थे, उसमें गद्दा, रजाई, जूते, वर्दी सब उसी में डाल के, और एक टीन के बॉक्सेस हुआ करते थे। उस समय ये जो प्लास्टिक वाले जो ब्रीफकेस थे ये नहीं चलते थे, या बहुत रेयर चलते थे। हम लोग यहाँ इलाहाबाद में बच्चे इस्तेमाल करते नहीं। तो वो लेके मैं पहुंचा, कैसे पहुंचा और क्या हुआ उसके बाद फिर मेरा पहला एनकाउंटर मेरी पहली पोस्टिंग में 6वें 7वें महीने में हो गया। मैंने उसका जिक्र किया। तो पहली पोस्टिंग में एक पहला एनकाउंटर हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं सोनभद्र से निकला, जौनपुर आया, जौनपुर से आजमगढ़ आया, आजमगढ़ से लखनऊ आ गया। इसी बीच में शिव प्रकाश शुक्ला का उपद्रव शुरू हुआ। बड़ा माफिया था, बड़ी दिक्कत पैदा की, लॉ एंड ऑर्डर की तमाम सिचुएशन आ गई, पुलिस परेशान हो रही थी। एक नई यूनिट बनाई गई, एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स। उसके हमारे जो एसएसपी थे वो अरुण कुमार साहब थे। मैं उस समय डिप्टी एसपी था, सर्किल ऑफिसर था। हम लोग जिलों में, मैं सीओ हजरतगंज था जब मैं छोड़ के एसटीएफ में आया, क्योंकि हमारे ही सर्किल में एक दिलीप होटल में बड़ा उसने AK-47 से अपने किसी राइवल पे गोली चलाई थी और एकदम तहलका मच गया था। उस दिन विधानसभा भी चल रही थी। दिलीप होटल विधानसभा से बहुत दूर नहीं है। डीजी भी पहुंचे और बहुत स्काउट कराई हुआ। उसके बाद फिर कुछ ही दिन बाद पूर्वांचल के एक बड़े सशक्त पॉलिटिकल क्रिमिनल थे, शाही जी, उनको इंदिरा नगर में मारा उसने। मतलब अकल्पनीय था, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वीरेंद्र शाही को कोई मार भी सकता है। वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी की दुश्मनी चलती थी, उनको मार दिया। फिर उसके बाद तो उसने बिहार में और बहुत बड़ी बड़ी किडनैपिंग उसने लखनऊ में की। एक चैलेंज बन गया था। एसटीएफ में भी हम लोगों को, जैसे वो कहते हैं ना कि मजा सा आने लगा कि इसे अच्छा उस समय जब हम लोगों ने एसटीएफ बनाई तो मोबाइल फोन शुरू ही हुए थे लखनऊ में। यूपी ईस्ट में मोबाइल फोन लॉन्च हुए थे, लेकिन वो इतना महंगा था कि पब्लिक या पुलिस के रीच के बाहर था, क्योंकि 17 रुपए पर मिनट उसकी आउटगोइंग कॉल थी और 10 रुपए पर मिनट इनकमिंग कॉल थी। दो इनकमिंग ही कॉल थी जी। ऑपरेटर थे, एसआर और ऊषा, दो ही ऑपरेटर थे। तो उससे और शिव प्रकाश ने भी मोबाइल का इस्तेमाल शुरू किया, उसको कन्वीनियंट लगा। तो फिर हम लोगों ने उसको सुनने का जुगाड़ किया। पहले हम लोग सड़कों पे टेंट लगा के, टेलीफोन वालों की सहायता से नंबर को पैरेलल पे लगा के, जो नॉर्मल डायल वाले फोन हुआ करते थे, फिंगर डायल वाले, उसको पैरेलल में लगा लेते थे। माउथ पीस पे काला टेप लगा देते थे, आवाज न जाए, और फिर सुना करते थे उसको। बड़े टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया करते थे, क्योंकि प्रेशर बहुत था।
बहुत जबरदस्त प्रेशर था, उस प्रेशर से हम लोग बहुत परेशान थे। तो खैर उसका पीछा करते करते उसके कुछ साथी पहले मारे गए, आनंद पांडे मारा गया और भी उसके साथ के कुछ लोग मारे गए। इस बीच में उसने बिहार में बड़े बड़े क्राइम करने शुरू किए। बिहार में एक ब्रिज बिहारी प्रसाद, जो लालू यादव की कैबिनेट के नंबर 2 मिनिस्टर थे, सीबीआई के केस की वजह से वो मंत्रिमंडल से बाहर हो गए थे, लेकिन बिहार का जो पीजीआई टाइप का है कुछ नाम उसका, इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर ऐसे कुछ है, पर पीजीआई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, वहाँ वो भर्ती हुए थे। और शिव प्रकाश ने अपने गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर हॉस्पिटल में ही उनको मारा था। बहुत हल्ला हुआ था इसका, बहुत हल्ला हुआ। सूरज भान वहाँ का एक क्रिमिनल था, बाद में मेंबर पार्लियामेंट हुआ। हाँ, सूरज भान, वो, यस सर। हाँ, वो उसका गुरु था। खैर वो पीरियड एसटीएफ का खत्म हुआ, फिर मैं एसपी सिटी लखनऊ पोस्ट हुआ एसटीएफ से। तो लखनऊ की बहुत इम्पोर्टेंट घटनाएं जो हैं वो मैंने, ये वो घटनाएं थी जिनको सुलझाने में या जिनको वर्कआउट करने में, जिनका अनावरण करने में, जिनको सच्चाई सामने लाने में मैं स्वयं सीधे रूप से मैं उसमें इन्वॉल्व था। फिर उसके बाद वहां से जब एसपी सिटी से मैं हटा, करीब 3 सवा 3 साल रहा लखनऊ में मैं एसपी सिटी, पूर्वी उसका पद है, जिसमें ये विधानसभा है, राजभवन है, मुख्यमंत्री आवास है, सारे विधायक आवास है, उस इलाके में मैं एसपी सिटी था। वहां से निकला तो फिर बीहड़ में मेरी पोस्टिंग हुई, बॉर्डर पुलिस, पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती है, लेकिन उसको भी इंजॉय किया। उस समय निर्भय गुजर अपने शबाब पे था। राम कुमार साहब जो अब एडीजी हो गए हैं, वो एसपी थे वहां जालौन में। हमारा मैंडेट नहीं था, लेकिन उनके साथ मिलके हमने काम करना शुरू किया और बहुत अच्छा लगा। वहां बड़े बड़े जो चंबल के बीहड़ों के डकैत थे, उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, रात रात भर उनके लिए दबिश देना, कॉम्बिंग करना। राम कुमार साहब खुद मेरे साथ रहा करते थे। मैं उनकी पूरी टीम में अपने आप को वॉलंटियर करके शामिल हुआ था। खैर उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पोस्टिंग में बाराबंकी आया एडिशनल एसपी होके। तो वो ड्रग्स का बड़ा भारी केस, ओपीएम की लाइसेंस्ड खेती वहां होती है, और उससे ब्रिज जो होता है वो जो वो क्रूड ओपीएम निकाल के लोग उससे, और बहुत बड़ी मंडी है नॉर्दर्न इंडिया की, बहुत बड़ी मंडी है वो, जहाँ से ये आपके स्मैक या एनडीपीएस के और ढेर सारी चीजें, अफीम, ये सब वहाँ। तो उसके गैंग को कैसे वर्कआउट किया। फिर धीरे धीरे ये सफर वहां से शुरू हुआ। फिर मैं अलग अलग जगहों में पहुंचा। एसपी सिटी हुआ मैं मेरठ में, फिर एसपी सिटी हुआ गाजियाबाद में। मेरठ में जब मैं एसपी सिटी था तो नई जेल बनी थी। जेल में नीचे नीचे करीब 40 फीट लंबी और करीब 4 साढ़े 4 फीट चौड़ी एक सुरंग बना दी वहां कैदियों ने। और जब वो आउटर वॉल तक पहुंचे तो उसको बड़ी कोशिश की, जैसे उसमें से वो जो ईंटें हैं उसको सीमेंट से, वो नींव थी, तो बात कहीं से लीक आउट हो गई। हम लोग पहुंच गए वहां पर, उस सुरंग को देखा, कितना डेयरिंग थे वो सब। ये लाइटर में जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो जानते होंगे, लाइटर में एक टॉर्च होती है पीछे से, रात वात में उसको देखने के लिए छोटी मोटी सी एलईडी बल्ब होता है, और उसमें वो जो बैटरी होती हैं छोटी वाली, गोली गोली से राउंड सी, वो उसमें लगी होती है। तो मिलाई से लाइटर लोग ले आते थे, उसको तोड़ के और रबर बैंड से उसमें बैटरी के जो एंड्स हैं उसमें मिला देते थे, और सुरंग में ऊपर मिट्टी में उसको दबा देते थे। वहां से लेकर लास्ट तक पूरा एकदम जगमगाता हुआ था जब हम लोग वहां घुसे। और इस तरह के क्राइम की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं। फिर मेरठ से ही मैं चला गया संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिनियुक्त पर, डेपुटेशन पर चला गया। युगोस्लाविया से एक देश अलग। जी, आप पीस कीपिंग फोर्स में भी थे शायद से, हाँ वही, वो संयुक्त पीस, राष्ट्र के यूएन पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं, कोसोवो गया। और हमारी वहां तैनाती के दरमियान ही फरवरी 2018 में वो देश आजाद हुआ।
रात में 12 बजे के अच्छा। बाद जब लोगों ने छत पे खड़े होके AK-47 के फायर करने शुरू किए पूरे देश में, तो आप समझिए कि हुँ, दिल भी दहला और उनकी खुशी भी समझ में आई कि किस तरह से उनको हुँ, आज़ादी मिली, या हमको समझ में आया कि जब हमको आज़ादी मिली होगी 47 में, तो शायद ऐसा ही माहौल तो रहा होगा। कैसा? हालाँकि गोलीबारी तो नहीं बिल्कुल, हो रही होगी, हुँ, लेकिन पटाखे या इस तरह का हुँ, माहौल जैसा वहाँ पे था। यूएन ज़रूर, पीस कीपिंग हुँ, फोर्स में हम लोगों को ये भी उस समय बताया गया था कि इसमें कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सब सड़कों पे थे। हुँ, हुँ, करीब 32 देशों हुँ, के हुँ, पुलिस ऑफिसर्स थे यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। हम लोग सब सड़कों पे थे, जब वो अपनी आज़ादी का हुँ, हुँ, जश्न मना रहे थे। फिर वहाँ से मना हुँ, कोसोवो से लौट के आए, तो एटीएस बनानी हुँ, थी। हुँ, एटीएस बनाई गई। एटीएस का भी हुँ, मैं हुँ, फाउंडर मेंबर रहा और फिर वहाँ करीब साढ़े 4 जी, साल रहा। इंडियन हुँ, मुजाहिदीन को खत्म करने का, समाप्त करने का, नेस्तनाबूद करने का, उसकी जड़ों में मट्ठा हुँ, डालने का काम सिर्फ यूपी की एटीएस ने किया था। हमारे उस समय टीम लीडर थे जी, राजीव सब्बरवाल साहब, जो इस समय एडीजी हैं हुँ, मेरे हुँ, पीछे। एक-एक करके उसके सारे जो लीडर्स थे उनको, क्योंकि उन लोगों ने पूरे देश में विस्फोट किए थे। अकेले उत्तर प्रदेश जी, में हुँ, अदालतों के विस्फोट उनके नाम हैं, गोरखपुर का विस्फोट उनके हुँ, नाम है और दिल्ली में हाई कोर्ट का विस्फोट उनके नाम है। सूरत और अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, वो इंडियन मुजाहिदीन के नाम है। बेंगलोर में रेस्टोरेंट में हुआ था, वो उनके नाम है। पूना में जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हुआ था, वो उनके नाम था। तो उस पीरियड की सारी बड़ी जो हुँ, टेरर की घटनाएँ थी, वो उसको हम लोगों ने वर्कआउट उसमें किया, उसमें शामिल लोगों को हुँ, हुँ, अकाउंट फॉर किया और फिर उसके बाद से इंडियन मुजाहिदीन ने आज तक, उस घटना के बाद से आज तक कोई भी कार्य करने में या कहीं कोई भारत विरोधी या देश विरोधी गतिविधि करने में कामयाब नहीं हुए। फिर हुँ, आगे का सफ़र शुरू हुआ, वहाँ से एटीएस से मुझे आईपीएस मिला, मेरी पहली पोस्टिंग रायबरेली में हुई, एसपी हुँ, रायबरेली। अच्छा, ओके, रायबरेली से हुँ, पहले की हुँ, प्रॉब्लम ये थी कि रायबरेली में एंड्रॉयड फ़ोन आया, जब मैं रायबरेली पहुँचा तब। हुँ, किसी हुँ, भी हुँ, न्यूज़ का, किसी भी इंसिडेंट का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। सारा काम पुलिस में हुँ, मैनुअल, एफआईआर मैनुअल आती थी, हुँ, केस डायरीज़ मैनुअल हाँ, मैनुअल लिखी जाती थी। पुलिस वो हुँ, के पास बहुत ढेर सारा स्कोप होता था जब उनको खुद ही करना है, तो उसको फज़ करने हुँ, के हुँ, लिए, उस ऊपर-नीचे करने के लिए, उसमें जालसाज़ी करने के लिए, उसमें किसी को फ़ेवर करने के लिए, किसी को डिसफ़ेवर करने के लिए, बहुत ढेर सारे लूप होल थे। और जब मैं लूपहोल्स थे, वहाँ था हुँ, तभी भारत सरकार ने कोशिश करके और ये सीसीटीएनएस लागू किया। अब आपकी एफआईआर कंप्यूटराइज़्ड होती है। अब केस होने डायरीज़ लगी, जी। कंप्यूटराइज़ काटी जाती है। अब जो कुछ भी है हुँ, वो हम हमारे सब इंस्पेक्टर ने क्या-क्या लिखा है, वो हम भी देख सकते हैं। सर्किल ऑफिसर भी देख सकता है, एसपी हुँ, सिटी, एसपी रूरल भी देख सकता है और डीजी साहब चाहें तो वो भी देख दे सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी हुँ, हो गई और इसीलिए जब कन्विक्शन का रेट थोड़ा हाई हुआ, तो फिर हुँ, हुँ, लोगों के मन में थोड़ा-सा कानून का डर भी आने लगा। फिर रायबरेली आने से लगा, हुँ, मैं गया एसएसपी सहारनपुर, वहाँ पहुँचते ही एक बड़ा दंगा हो गया। कम्युनल रायट एक हुए थे। हुँ, खैर सहारनपुर से हुँ, लौटे तो फिर गोंडा आया बहुत थोड़े दिन के लिए। गोंडा से फिर मैं लखनऊ में एसएसपी हुँ, हुआ। एसएसपी लखनऊ के दरमियान भी 3-4 बहुत बड़े-बड़े, बहुत ही संवेदनशील और बहुत सेंसेशनल केसेज़ हुए। उसको भी मैंने किस्सा-गोई के हुँ, हुँ, माध्यम से बताया। आप देखेंगे कि हो सकता है कि हुँ, हुँ, उसमें हमारे फॉलोवर्स कह लें या सब्सक्राइबर कह लें, वो कम संख्या में हों, हुँ, हुँ, लेकिन बहुत रेगुलर लोग हैं। हुँ, हुँ, आप टिप्पणियाँ उनकी जी, देखिए, हर बिल्कुल, हाँ, एपिसोड में आपको हुँ, हुँ, सैकड़ों और जो हुँ, पूरा सुन के टिप्पणी देते हैं। और आजकल तो और हुँ, ज़्यादा ये हो गया है कि मेल हर दिन हमें हर एपिसोड अपलोड करने के बाद कोई 50 से 60 मेल मेल, और मेल भी जो है वो हुँ, ओवरसीज़ की ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया से बहुत हैं, हुँ, यूएस से, यूके से हैं, हुँ, घाना से हुँ, हैं, ब्राज़ील से हैं। जी, एक सवाल यही था मेरा कि सबसे पॉपुलर कौन-सा एपिसोड हुआ आपका ये किस्सा-गोई का?
वो एपिसोड कह लें 6 से 26 के बीच में शिव प्रकाश का था। उसमें यूपी भी अच्छा। इन्वॉल्व था, बिहार भी। तो हुँ। शुरुआत में ये बहुत देखा हुँ, लोगों ने। हुँ। इसी बीच में मैं हुँ। कोरोना से संक्रमित हो गया। एसडीआईजी रेंज आईजी रेंज बरेली हो गया था मैं। आईजी हो गया था, प्रमोट हो गया था, बरेली कोरोना का। संक्रमित। हुँ, हुँ। महीने भर मैं हॉस्पिटलाइज़ रहा। मैं नहीं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी और मैं सब लोग हॉस्पिटल में थे। हुँ, बोलने की हिम्मत नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब लोगों को हुँ, हुँ। परेशानी हुई तो मैंने वैसे ही पोस्ट कर दिया कि देखिए मैं कोरोना से संक्रमित हूँ, ठीक होते ही मैं फिर से अपलोड करूँगा। हुँ, ठीक होकर आया तो मैंने करूँगा। एक कोरोना से लड़ने वाला या कोरोना का जो हमारा एक्सपीरियंस था बेड में लेटे-लेटे, वो हुँ, 209 हुँ, हुँ। एपिसोड नंबर में उसे मतलब करीब 2 महीने बाद मैंने वो शेयर अपलोड किया किया। आपने। 209 मैंने हुँ, अपलोड हुँ। किया। हुँ, तो हैलुसिनेशन उस समय हुँ, हुँ। हुआ था जब बहुत हेवी डोजेस दिए गए स्टेरॉइड के, तो हैलुसिनेशन होने लगा। यमदूत भी दिखने लगे, यमराज हुँ, भी हुँ। दिखने लगे। वो क्या एक्सपीरियंस था वो बहुत हुँ, पॉपुलर हुआ। उसके अलावा जब मैं हुँ, कोसोवो हुँ। गया था यूनाइटेड नेशंस हुँ, पीस हुँ। कीपिंग फोर्स, उसके भी 10-12 एपिसोड हैं। वो भी बहुत ज़्यादा पसंद अच्छा। किए गए और उसमें बहुत व्यूज़ हैं बस उसमें। उसके बाद फिर मैं जब हुँ, लखनऊ हुआ, लखनऊ से फिर मैं अलीगढ़ गया। अलीगढ़ के इंसिडेंट भी बहुत हुँ, हुँ। पसंद किए गए। हर तरह का क्राइम अलीगढ़ में, अलग-अलग क्राइम के हुँ, अलग-अलग एपिसोड्स में ज़िक्र करने को, वो भी बहुत अच्छा। उस बीच में धीरे-धीरे लोग जान गए। पहले तो बहुत थोड़ी-सी हुँ। ऑडियंस थी, लोग जिन्होंने ये शुरुआती दौर में हुँ, 100 हुँ। एपिसोड देखा होगा। जैसे शिव प्रकाश वाला था तो उस समय हुँ, हुँ। बिहार से बहुत ढेर सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो अचानक हुँ, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ गई। तो इस तरह बट जो कुसुम वाले एपिसोड थे, वो बहुत हुँ, ज़्यादा बहुत पसंद किए गए और बहुत लोगों ने देखा, बहुत टिप्पणियाँ की, बहुत मेल किए उसमें। हुँ, फिर अलीगढ़ से फिर मैं मेरठ आया। कम हुँ, समय रहा लेकिन मेरठ में भी उस समय में बड़ी घटनाएँ हुई थी, उनका ज़िक्र हुँ, किया। जी। और फिर मैं जब बरेली आया, तो हुँ, करीब 2 साल मैं रहा डीआईजी बरेली रेंज, 4 जिले हुँ, थे उसमें। मैक्सिमम हुँ, घटनाएँ उस समय अच्छा उसी समय दोनों कोरोना काल का भी हुआ। तो हुँ, हुँ, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब इल्लीगल रिलेशन, इलिसिट हुँ, रिलेशन इस तरह ये बहुत हुँ, ज़्यादा हुए और उसको लेके बहुत ढेर सारे क्राइम भी हुए। उनका सब मैंने हुँ, ज़िक्र किया और उसका अपडेट इतना बढ़िया था कि चूँकि हम भी खाली थे, तो सारी हुँ, हुँ, इन्फॉर्मेशन कब एफआईआर हुई, कब चार्जशीट लगी, कौन पकड़ा गया, कब ट्रायल शुरू हुआ, किसकी ज़मानत हुई, किसकी ज़मानत नहीं हुई, ये सारी डिटेल हुँ, उसमें हम दिया करते थे। हुँ, 300 खत्म होने के बाद आफ्टर हुँ, क्रॉसिंग 300 हुँ, हुँ, मुझे ये लगा कि मैंने मॉडर्न दौर की मॉडर्न पुलिसिंग की, मॉडर्न गैजेट्स की हेल्प से जो पुलिसिंग हुई है, उसके हुँ, हुँ, क्राइम की घटनाएँ मैंने बताई हैं। हुँ, तो हुँ, मैंने 95 जब मैं लखनऊ में एज़ सर्किल ऑफिसर पोस्ट हुआ था, हुँ, 95 से हुँ, लेके 2001 तक की घटनाएँ कुछ क्योंकि उस समय पेपर कटिंग के सिवा आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग का कोई तरीका नहीं था। नहीं जैसे था। उस हुँ, ज़माने की कुछ घटनाएँ मैंने अभी 300 के बाद जो बताई हैं, अभी भी बता ही रहा हुँ, हूँ। उसमें तमाम हुँ, के हुँ, बारे में लखनऊ में ही हूँ मैं, थानों से मैंने पूछा, कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं। हुँ, अखबारों का हुँ, कोई ई एडिशन अवेलेबल नहीं है। अखबारों नहीं के है, बिल्कुल। आर्काइव्स में भी कुछ नहीं है। अखबारों में भी ये हुँ, सब ई एडिशन और आर्काइव्स का ये खासकर हिंदी अखबारों में ये चलन शुरू हुआ 2015 के बाद से। 2015 हुँ, के बाद की आपको अखबार की कोई खबर देखनी है तो आप उसकी वेबसाइट पे चली जाइए। आर्काइव्स में वो हुँ, आपको सब मिल जाएगा। उसके मिल पहले तो जाएगा। सिर्फ़ ये था कि जो पेपर कटिंग रख लेते थे हम लोग, कि अगर हुँ, इसी तरह की हुँ, घटना हमारे यहाँ हुई, तो इस पेपर कटिंग से उस जिले के बारे में, वहाँ से जानकारी हुँ, करके, मोडस ऑपरेंडी से वहाँ की जानकारी करके तब ये काम करेंगे। तो इस तरह से ये हुँ, सफ़र शुरू हुआ और ये चल हुँ, ही रहा है अभी। और हुँ, जब भी मैं इसको बंद करने की बात करता हूँ, तो बड़ा हुँ, हुँ, रेजिस्टेंस होता है हमारे परिवार सा मैंने खुद को व्यूअर्स का। किस्सा कोई परिवार कहते हुँ, हैं, व्यूअर्स का बड़ा रेजिस्टेंस हुँ, होने लगता है। तो हुँ, अभी फ़िलहाल जी। देखिए इसमें मैंने अपने सुपरवाइज़ किए हुए क्राइम के अलावा सिर्फ़ एक हुँ, हुँ, एपिसोड किया था, अपने व्यूअर्स के हुँ, रिक्वेस्ट पे, जो गोरखपुर में हुँ, होटल में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी।
उसका मैं मौके पर नहीं था, ना मैंने मौके पर देखा, ना मेरी किसी से बात हुई, लेकिन जो उपलब्ध मटेरियल था उससे क्या हुआ होगा मौके पर, कैसे उसको छिपाया गया, कैसे उसको बताया गया और आगे क्या क्या हुआ, ये चीजें मैंने बताई थी। वो बहुत पसंद किया गया, बहुत ज्यादा व्यूज है। अब इस समय जो सबसे अधिक डिमांड है, जैसे मैंने कल लाइव किया था, संडे को मैं लाइव करता हूँ और बहुत ढेर सारे लोग उसमें अपने सवाल तैयार करके रखते हैं, सवाल पूछते हैं। कल हमारी जो ऑडियंस थी उनमें से 20 से ज्यादा प्रतिशत लोगों ने कहा साहब आरुषि मर्डर केस के बारे में बताइए। मर्डर केस के बारे में। हाँ, क्योंकि आरुषि मर्डर के बारे में ये माना जाता है कि ये खुला नहीं है अभी। हालांकि 4 स्तर से उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, पहले जिला पुलिस की, फिर सीबीआई की पहली टीम की, फिर सीबीआई की दूसरी टीम की, फिर जुडिशियल रिव्यू हुआ। जब क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने सीबीआई की कोर्ट में डाला तो उन्होंने मना कर दिया और फिर उसका ट्रायल शुरू किया। तो 4-4 स्टेजेस से किसी भी इन्वेस्टिगेशन को अगर जांचा गया हो, परखा गया हो, दूरबीन से परखा गया हो, तो उसमें कुछ बहुत गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो ये इस तरह से शुरू किया और बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अपने जो किस्सा गोई परिवार के लोग हैं वो इसे पसंद करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से भी, अगर लोग सुन रहे हैं तो रियल क्राइम की स्टोरीज। अच्छा, एक और क्राइम की सीरीज जो वर्तमान में नेट पे चल रही है, आज तक के बैनर पे, क्राइम तक, शम्स ताहिर खान करते हैं उसे। एक दिन उन्होंने मुझे फोन करके, वो भी फॉलो करने लगे, देखने लगे, फोन करके। उनकी बड़ी रिसर्च टीम है। देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो आपके इसके अपने मॉडर्न किस्से और इक्विपमेंट। एक्सपीरियंसेस। हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि आप सर पुलिस अफसर हैं और आप जो बताते हैं वो फर्स्ट हैंड बताते हैं। हम लोग तो सिर्फ ये करते हैं कि इधर से ढूंढ के उधर से ढूंढ के और उसे बता देते हैं इकट्ठा करके। तो आप हमारे यहाँ आइए। तो मैं गया था उनके यहाँ, उनके स्टूडियो में गया था, उनके साथ एक मैंने स्टोरी भी की और वो उससे बड़ा फायदा भी हुआ। जो उनकी ऑडियंस है उसने सुना और फिर बहुत से लोग उसको सुनने लगे। तो इस समय ये 2 ही चैनल जो क्राइम के हैं, रियल क्राइम के, वो इंटरनेट पे चल रहे हैं। एक वो, लेकिन वो आज तक के बैनर तले, एक मेरा इंडिपेंडेंट। ये बात जब मैंने किसी दिन लाइव में कही तो किसी ने मुझे बताया कि बिहार के कोई पत्रकार हैं ज्ञानेश्वर जी, वो भी एक कोई पर्दे के पीछे। फिर मैंने देखा उसको, उनके बहुत एपिसोड्स भी मैंने देखे। तो बेसिकली वो ऑर्गेनाइज क्राइम पर बात करते हैं, लेकिन वो भी पत्रकार ही हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि फर्स्ट हैंड। अच्छा, और क्राइम की क्या टेक्निकलिटीज थी, क्रिमिनल बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, क्रिमिनल साइकोलॉजी कैसे रीड हुई, पुलिस को किस तरह से किसी पर्टिकुलर क्राइम को खोलने की लीड मिली, क्या क्या मेहनत पुलिस को करनी पड़ी, क्या क्या चालाकी क्रिमिनल्स ने की, कैसे आदमी धोखा खा गया, ये सब बातें भी अपने एपिसोड के अंत में मैं इसलिए बताता हूँ कि जो लोग इसको सुन रहे हैं, जो इसको फॉलो कर रहे हैं, वो उनको भी, उनके दिमाग में भी क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में सही तस्वीर मिले उनको, ताकि वो क्राइम से अपने आप को बचा सकें, क्रिमिनल से अपने आप को बचा सकें। तो बेसिक ये था पूरा। और वो तो जो देखेगा उसको ही पता लगेगा। आपने देखा होगा तो पता पता है। लगेगा। और मेरे बहुत यस कहने सर। से बहुत कोई फायदा नहीं होगा। जो जो भी देखने वाला होगा वही इसको समझ पाएगा या बता पाएगा कि क्राइम दरअसल क्या होता है। बस ठीक है सर, जैसे कई एपिसोड्स आ गए हैं, 300 से ज़्यादा हो गया है, तो आपने कभी सोचा है इस पे कि इस पे कोई बुक, जैसे कई बार लोग एडिटेड अपने आर्टिकल्स को बुक की शक्ल हाँ, देते हैं, हाँ, तो मैं आप बिल्कुल प्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे एक मित्र हैं हुँ, राकेश हुँ। गोस्वामी। पहले वो राजस्थान हुँ, में हुँ। जयपुर में हिंदुस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर। आजकल वो हुँ, हुँ। मास कम्युनिकेशन के एक डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है। लखनऊ में जब उन्होंने हुँ, नौकरी हुँ। शुरू की थी तभी मैं लखनऊ आया था। उन्होंने सारी हुँ, हुँ। एपिसोड्स को वो सुनते थे रात में, अपना काम निपटा के हुँ, हुँ। 12-1 बजे के बाद, और उसको हुँ, नोट करते थे। तो हुँ। उन्होंने उसको एक शॉर्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है उस पूरे किस्सा गोई का सुन के। और हुँ, फिर हुँ। उन्होंने कहा कि साहब आपके नाम से मैंने कहा भाई तुमने इतनी मेहनत की है, इंग्लिश में किया है, तो हम दोनों के नाम से हुँ, वो हुँ, हुँ। अंडर प्रिंट है, पुलिस डायरी करके है।
रूपा एंड कंपनी उसको छाप रही है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, उसी समय जब बहुत खाली था तो शिव प्रकाश पे एक किताब मैंने, जो मैं बोलता था तो हमारे एक मित्र थे वो लिख दिया करते थे, वर्चस्व नाम से मैंने उसे तैयार किया है, वो भी एडिटिंग में। तीसरा जो सबसे बड़ा है, किस्सा गोई के हर अंक को नोट करके और हिंदी में करके हमारे कुछ फैंस ने उसको भेजा है, कुछ फॉलोअर्स ने उसको भेजा है, जानकार लोगों ने भेजा है। वो खाकी नामा के नाम से उसको पब्लिश करने का मन है, कि जैसे पार्ट 1 से लेके बस पार्ट 50 तक का खाकी नामा भाग 1, 51 से लेके 100 तक भाग 2, इस तरह से करने की इच्छा है। लेकिन उस पे काम बहुत अभी धीमी गति से चल रहा है, पर ये आ जाएगा, ये बिल्कुल आएगी किताब।